न्यूक्लिक एसिड के दूसरे वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो डीएनए के अंदर होता है उसका निर्माण अपन कैसे करेंगे। तो उससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही देखा था कि न्यूक्लिक एसिड को अपन ने न्यूक्लिक एसिड को अपन ने डिवाइड करके देखा था कि ये दो प्रकार से था और ये अपने पास में डीएनए और आरएनए के फॉर्म में और डीएनए की स्ट्रक्चर के को जानने से पहले अपने बात की थी कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके कंपोनेंट्स में अपन देखें तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर एक सुगर मॉलिक्यूल होता है जिसके रिपीटेशन से डीएनए के जो न्यूक्लिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका निर्माण होता है। तो सुगर मॉलिक्यूल है जो कि 5 कार्बन वाला है और इसीलिए इसको अपन पेंटोस सुगर बोलते हैं। डीएनए के अंदर ये सुगर डीऑक्सीराइबोस सुगर के नाम से जानी जाती है, डीऑक्सीराइबोस। और ऐसे ही अगर हम बात करें आरएनए के अंदर तो आरएनए के अंदर भी पेंटोस सुगर होती है और लेकिन वो पेंटोस सुगर जो होती है वो ऑक्सीराइबोस है। राइबोस सुगर के रूप में होती है। तो बेसिकली दोनों के अंदर क्या हो गया, सुगर का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे राइबोस सुगर है तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस सुगर है। दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे अपने पास में नाइट्रोजन बेस होता है और नाइट्रोजन बेस के अंदर अपन देखते हैं कि अपने पास में दो अलग अलग प्रकार की नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्रीवियस वीडियो में इन दोनों की अपन ने फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। प्यूरिन की स्ट्रक्चर होती है वो डबल रिंग के रूप में रहती है और जिसके अंदर पिरिमिडिन रिंग के साथ साथ में क्या होता है, एक इमेडाजोल रिंग भी प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर अपन देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है और 9th पोजीशन के अंदर नाइट्रोजन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, जिसमें अपन बात करते हैं एडेनिन की और गुआनिन की। तो एडेनिन और गुआनिन जो है अपने पास प्यूरिन है और पिरिमिडिन की बात करें तो केवल अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक पिरिमिडिन रिंग होती है और जो स्ट्रक्चरली सेम इसके पिरिमिडिन रिंग जैसा ही होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है और 3rd पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होता है। इसके 1 और 3 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है तो इसके 1 3 7 और 9 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होता है। बाकी यहाँ पे सब जगह कार्बन यहाँ पे तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे अपन देखें तो अपने पास नाइट्रोजन बेस हो गया और सुगर मॉलिक्यूल हो गया और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो H3PO4 जो कि क्या है, फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस और सुगर मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीनों कंटेंट होंगे और न्यूक्लियोसाइड जो था वो क्या था, इसके अंदर से अगर अपन फॉस्फेट को रिलीज कर दें, फॉस्फेट को निकाल दें तो फिर अपने पास में क्या बचेगा, नाइट्रोजन बेस और सुगर मॉलिक्यूल बचेगा। इन दोनों से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब बात करते हैं अपन डीएनए के स्ट्रक्चर की। इन कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद में अपन को डीएनए के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। डीएनए के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में अपन इन तीनों की हेल्प लेंगे। तो देखते हैं कैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए का स्ट्रक्चर समझने से के लिए सबसे पहले अपन को इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए की स्ट्रक्चर जो था, जो मॉडल था वो था हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल।
जिसको अपन अभी भी पढ़ते हैं, और ये सबसे अच्छा मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल जो कि 1953 में वॉटसन एंड क्रिक द्वारा किया गया। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल लिया और उसमें बताया, उसके जो मेन पॉइंट थे उसमें से ये था कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब द्विरज्जुकी होता है। ये डायग्राम अपन डीएनए को समझाने के लिए बार बार बनाते आए हैं। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं तो दोनों रज्जु या दोनों स्ट्रैंड क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो एक स्ट्रैंड है, अपन एक स्ट्रैंड की बात करें तो ये क्या है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसका स्ट्रक्चर का जो मॉडल जो दिया था वो वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ फोटोग्राफ की मदद से दिया था, और वो फोटोग्राफ कहां से आए थे, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक के कुछ फोटोग्राफ उनके फोटोग्राफ थे, और फोटोग्राफ से उन्होंने अपने इस मॉडल को तैयार किया। और मॉडल में बताया कि ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे को फोल्ड किए हुए हैं, थामे हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अपन को नाइट्रोजन बेस, शुगर और जो फॉस्फेट है उसके बारे में पता है, और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता है। और अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनेगी, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जनरली अपन पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुलकीकरण करते हैं, तो क्या है, एक जो भी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसकी रिपीटेशन अपन को देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पे क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, और ये जो यूनिट है इसका रिपीटेशन अपन देखते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपन ये पढ़ लिया कि इसके अंदर शुगर, पेंटोज शुगर होती है, और साथ में फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, इनके सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। अपन देखें तो नाइट्रोजन बेस जो है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में है। शुगर मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले बनाते हैं। शुगर मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में है, ये पेंटोज है, और यहाँ पे अपन देखते हैं तो पांचवा कार्बन CH2OH, H, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे H और ये H, ये H, और यहाँ पे OH। इसका काउंटिंग अगर अपन करें कार्बन का 1, 2, 3, 4 और 5, तो पेंटोज शुगर के अंदर अपन क्या देखते हैं कि 5 कार्बन वाली है, और नंबरिंग अपन ने कर ली 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे अपन दूसरा एक पेंटोज शुगर जो है इसी के जस्ट नीचे ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं अपन यहां पे कि फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट कहां काम आता है। फॉस्फेट दो न्यूक्लियोटाइड के को आपस में जोड़ने के काम आता है। यहाँ पे अपन न्यूक्लियोटाइड के देखें तो फॉस्फेट को ध्यान रखना है कि वो 5th पोजीशन के ऊपर जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ेगा और 5th कार्बन के साथ में जुड़ेगा, और ऊपर की साइड में, ऊपर और नीचे की साइड में फॉस्फेट के दोनों ही क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, पेंटोज शुगर होगी। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा ऊपर वाली साइड में, और एक तरफ क्या है 5th पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। तो फॉस्फेट का हमेशा ध्यान रखना है कि एक तरफ वो क्या है 5th पोजीशन के ऊपर, और इधर 3rd पोजीशन के ऊपर जुड़ता है। ऐसे ही अपन
इसको चेन को और बड़ा करें तो यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल है और बना लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन CH2OH अब अपन देखते हैं कि इनकी नंबरिंग अपन देख रहे थे 1 2 3 4 और 5, तो ऐसे ही सबकी एक एक की नंबरिंग है। और यहाँ पे अपन थर्ड और फिफ्थ को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉस्फेट को लगाओ और यहाँ पे आपस में ये दोनों जुड़ रही हैं। कौन से थर्ड पोजीशन पे, ये थर्ड कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो ये अपन को एक बैकबोन के रूप में नजर आ रही है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, कुछ ऐसा रहेगा। और यहाँ पे अपन अगर इसको और क्लियर करें कि अपने को एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या, फर्स्ट कार्बन पोजीशन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन बेस में। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है फर्स्ट पोजीशन पे, बिल्कुल यहाँ पे जुड़ गया। अब इसका अपन ने नाइट्रोजन बेस बोला है, यहाँ पे हो सकता है प्यूरिन हो, यहाँ पे हो सकता है पिरीमिडीन हो। इसी का डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसमें ये भी कहा गया था कि दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। और ये एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है उसको अपन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां पे, यहां से चालू करते हैं अपन। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाएंगे और ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा। और फर्स्ट पोजीशन में अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन बेस है वो जुड़ता है। और यहाँ पे ये सेकंड थर्ड फोर्थ और ये CH2OH। इसी के जस्ट नीचे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और जोड़ लेते हैं, सॉरी पेंटोज शुगर जो है और जोड़ लेते हैं। पेंटोज ये ऑक्सीजन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फिर से नाइट्रोजन। और अब नाइट्रोजन बेस जो है आमने सामने आ रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस आपस में आमने सामने है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चल रही है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चल रही है। अपन ये डबल हेलिक्स मॉडल में कुछ ऐसे देख रहे थे कि डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर डबल स्ट्रैंड जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, 3 प्राइम और ये 3 प्राइम, 5 प्राइम और 3 प्राइम। कभी भी 3 प्राइम और 3 प्राइम पास में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 और 4 और ये CH2OH। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इधर का 5th पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ता है और इधर 3rd पोजीशन, फिर यहाँ पे 5th पोजीशन के कार्बन पे जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट एक जो पेंटोज रहा है एक और बनाते हैं। ये 3rd पोजीशन और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फिर नाइट्रोजन बेस है। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की, तो नाइट्रोजन बेस जो आपस में ये बॉन्ड बनाने वाले हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब अपन बात करते हैं अगर प्यूरिन के अंदर एडेनिन सामने है तो सामने इसके क्या होगा, सामने थायमिन होगा और दोनों के बीच में क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और यहाँ पे अगर ये होता है और गुआनिन होता है तो उसके सामने साइटोसिन आएगा डीएनए के अंदर और इस दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो नाइट्रोजन बेस का क्लियरली अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाले हैं और वो उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर कौन सा प्यूरिन है या पिरीमिडीन है। यहाँ पे प्यूरिन के रूप में एडेनिन है तो पिरीमिडीन के रूप में सामने थायमिन ही होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड
में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और ये यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये एक अपन ने क्या बनाया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर बनाया है एक साइड पे, और दूसरा एक स्ट्रैंड है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब यहाँ पे फिर से अपन न्यूक्लियोटाइड को ढूंढना चाहें तो यहाँ पे एक फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के साथ में नाइट्रोजन भी, क्षार भी हो गया, और साथ में सुगर मॉलिक्यूल भी हो गया। तो ये एक क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है। और अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन अपन को देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन जो है वो बार बार वही रिपीटेशन है, बस अंतर इतना है कि जो सब पीछे इसके पैरेलल रूप में पैरेलल जरूर चल रही है लेकिन वो एंटी पैरेलल है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि 3 प्राइम है और इधर 5 प्राइम है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं।